हेलो स्टूडेंट, वर्क पावर एनर्जी का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में बेसिकली हम वर्क के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर बात किए थे, जिसमें हम वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स के ऊपर बात किए थे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क डन के टाइप्स के ऊपर, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, जीरो वर्क। साथ ही साथ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स क्या होता है, इसके ऊपर भी इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे। तो आप पार्ट 1 का वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स के बारे में आपको एक बेसिक से फील आ जाएगा। उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू रखिए। तो देखिए, नेचर ऑफ वर्क, वर्क के 3 नेचर होती हैं, एक पॉजिटिव नेचर, एक निगेटिव नेचर और एक होता है जीरो नेचर। यानी कि पॉजिटिव नेचर वाले वर्क को पॉजिटिव वर्क डन कहा जाएगा, निगेटिव नेचर वाले वर्क डन को निगेटिव वर्क डन एंड जीरो नेचर वाले वर्क को जीरो वर्क डन कहा जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हम पूरा डिटेल से पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन फाइंड आउट किए थे। यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, यहाँ पर एक बॉडी है 10 किलोग्राम का और ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गई। डिस्प्लेसमेंट हम ले लिए 5 मीटर। इस बॉडी पर हम कितना फोर्स अप्लाई किए हैं? इस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई किए हैं 50 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। तो हम फाइंड करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पर कितना है। तो हम जानते हैं वर्क इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। यहां पर फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुई है बॉडी 5 मीटर। और यहां पर कॉस, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स और इसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है। देखिए डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुई है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, तो दोनों की भी 0 डिग्री एंगल का फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर हम पुट अप कर देंगे cos 0 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। और हम वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किए थे कि यदि 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट कराया जाता है तो वो सबसे मैक्सिमम वर्क डन देगा। तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगी, 50 × 5 तो हमें मिलेगा 250 न्यूटन। तो यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमें मिला पॉजिटिव में 250 न्यूटन। तो इस प्रकार के वर्क डन को कहा जाता है पॉजिटिव वर्क डन। क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव वर्क डन। और जब जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो इस कंडीशन में वर्क डन सबसे मैक्सिमम होता है। वर्क डन मैक्सिमम कब होता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री फॉर्म होगा, तब वर्क डन सबसे मैक्सिमम मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। भैया क्या वर्क डन 0 डिग्री पर ही पॉजिटिव मिलेगा क्या, कि कोई और एंगल पर फोर्स लगाने पर वर्क डन पॉजिटिव मिल सकता है? बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? अगर आपका जो एंगल है, किनके बीच? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो आपका एंगल जनरेट होगा और ये एंगल एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच होगा या 0 डिग्री खुद होगा। तो इस कंडीशन में जो भी वर्क डन मिलेगा तुम्हें पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा, यानी वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो थीटा एक्यूट होगा, यानी कि 0 डिग्री हो सकता है, होगा, और 0 से ग्रेटर होगा और 90 से लेस होगा, तब वर्क डन हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और कोई पूछेगा वर्क डन सबसे मैक्सिमम कब होता है, तो एंगल 0 डिग्री होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, तब वर्क डन हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलेगा। अब जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो क्या फायदा, क्या होगा इससे? अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी ये स्पीड इंक्रीज होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट का स्पीड अप होगा, बढ़ेगा। देखो ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पोजीशन में था। जैसे इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, इस बॉडी का स्पीड इंक्रीज नहीं हुआ होगा क्या? इस बॉडी का स्पीड अप हुआ होगा, तभी बॉडी यहां से यहां पहुंच गई ना। तो वर्क डन जब पॉजिटिव होगा तो बॉडी का स्पीड अप होगा, यानी कि पहले के कंपेयर में बॉडी का स्पीड बढ़ जाएगा। अब स्पीड बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी भाई? एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होगी। क्या होगी? एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होगी, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 12 mv²।
अब जब आप पॉजिटिव वर्क डन करेंगे तो स्पीड अप होगा यानी कि वेलोसिटी अप होगा। अब वेलोसिटी अप होगा तो इस फॉर्मूले से हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब पॉजिटिव वर्क किया जाएगा किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर, तो उस बॉडी का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। समझ पाए इस बात को? ठीक है। अब यह पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर आपका क्या कहना है? तो देखो भाई, अरे बॉडी यहां पर रखी हुई है, या सुनो, बॉडी यहां पर रखी है, तो यहां पर तो mgh पोटेंशियल एनर्जी तो इस पॉइंट पर सेम है। बॉडी यहां पर खिसक गई, फिर भी पोटेंशियल एनर्जी तो mgh सेम है, तो इस पर बात नहीं करेंगे। क्या एनर्जी इंक्रीज हुआ? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो अभी भी क्या है, कांस्टेंट है इस पॉइंट पर। समझ में? हम ऐसे ही ले जा रहे हैं ना बॉडी को। ठीक है, चलो भैया निगेटिव वर्क डन क्या होता है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। निगेटिव वर्क डन, देखो भाई, ये बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी आगे की ओर भाग रही है। कहाँ भाग रही है? आगे की ओर, यानी बॉडी आगे की ओर मोशन में जा रही है। और हम जानते हैं कि मोशन के अपोजिट हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा भैया, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। मैं मान लेता हूं जो हमारा सरफेस है और जो बॉडी का सरफेस है, इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू है 0.1। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि जब भी वर्क डन की बात किया जाता है तो वहां पर हमें यह बताना पड़ता है कि वर्क डन आप किस फोर्स के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो। सबसे पहले सिचुएशन में हम वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू फाइंड आउट किए थे। अब वर्क डन में फाइंड आउट करूंगा फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू। वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन फोर्स, इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन किया जा रहा है। तो हमें मालूम है फॉर्मूला, देखो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन फॉर मोशन के अपोजिट। और बॉडी कहां शिफ्ट हो रही भाई? बॉडी तो इधर ही शिफ्ट हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन है अपोजिट है, तो इस कंडीशन में जो हमारा थीटा है बनेगा ये 180 डिग्री फॉर्म होगा। कितना डिग्री? 180 डिग्री फॉर्म होगा। तो यहां पर हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। लेक्चर 1 में भी हम इसके ऊपर बात की थी सेम इसी सवाल के ऊपर। तो क्या होगा, एफ फ्रिक्शन फोर्स, ये हो जाएगी हमारा फ्रिक्शन फोर्स इंटू एस कॉस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मालूम नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर कितना अप्लाई हुआ ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो भैया आपको बताए थे कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से हम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। भैया म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 है। अब भैया नॉर्मल रिएक्शन हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। बॉडी के ऊपर इधर लगेगा, क्या लगेगा? 10 किलोग्राम का ये बॉडी है, 10 किलोग्राम का ये बॉडी है। नीचे की ओर 10G का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा और ऊपर की ओर ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। हमें मालूम है भैया दोनों बैलेंस है, दोनों क्या कि बॉडी ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं हो रही है, तो वाई डायरेक्शन वाला फोर्स बैलेंस है। तो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा हमें 10G। G की वैल्यू 10 पुट अप करेंगे तो 10 इंटू 10 हमें क्या मिलेगा? 100 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया भैया आपका 100 न्यूटन। तो यहाँ पर हम पुट अप कर देंगे नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन। 100 और 0.1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा, कितना मिलेगा? 10 न्यूटन। कितना मिलेगा? 10 न्यूटन। भैया थीटा कितना है? 180 डिग्री। फ्रिक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती भैया -1। कितनी होती है? -1। तो यहाँ पर मैं सामने में क्या अप्लाई कर दूंगा? माइनस अप्लाई कर दूंगा। तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क डन हमें क्या मिल गया यहाँ पर? हम तो वर्क डन फाइंड आउट कर रहे थे यहाँ पर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इंटू एस कॉस 180 डिग्री। फ्रिक्शन फोर्स हम कितना कैलकुलेट किए थे? 10 न्यूटन। कितना? फ्रिक्शन फोर्स हम कैलकुलेट किए थे 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 5 और cos 180 डिग्री होता है -1। हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना मिल गया? -50 न्यूटन। क्या मिल गया हमें? -50 न्यूटन। क्योंकि हम क्या फाइंड किए थे? अभी जो फाइंड किए थे फ्रिक्शन फोर्स था म्यू इंटू एन
है ना। म्यू की वैल्यू हमें गिवन था 0.1 और नॉर्मल रिएक्शन नीचे को कितना मिला था 100, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमें मिला था 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना मिला था 10 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की जब पुट अप किया 10, डिस्प्लेसमेंट हुई थी बॉडी का 5 मीटर, cos 180 डिग्री माइनस में। तो इस प्रकार से भैया हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना मिला -50 न्यूटन। और इस प्रकार के वर्क डन को नाम दिया गया है निगेटिव वर्क डन। कौन सा वर्क डन निगेटिव। क्या भैया 180 डिग्री होगा तभी निगेटिव वर्क देखने को मिलेगा क्या, ऐसा नहीं है। आपको निगेटिव वर्क डन कब कब देखने को मिलेगा, यदि आपका थीटा जो होगा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बनेगा अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम या 180 डिग्री के खुद इक्वल होगा, तो इस कंडीशन में भैया आपको वर्क डन जो होगा ये निगेटिव देखने को मिलेगा। जितने भी वर्क डन आप कैलकुलेट करोगे ऑब्ट्यूस एंगल में तो आपको निगेटिव वर्क डन देखने को मिलेगा। और नॉर्मल तरीके से आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि 0 to 90, 90 to 180, 90 to 180 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है निगेटिव होती है। तो इससे भी हम ये समझ सकते हैं कि वर्क डन निगेटिव कब मिलेगा, जब एंगल 90 से ग्रेटर होगा और 180 तक जाएगा तो क्या मिलेगा हमें वर्क डन निगेटिव मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी आपने बता दिया, बहुत खूब हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा वर्क डन निगेटिव होगा, तो देखो अगर वर्क डन निगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा स्लो डाउन हो गया। क्या होगा स्लो डाउन, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन द स्पीड। देखो फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रहा है, बॉडी को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड इसका क्या हो गया स्लो डाउन हो गया। और जब स्पीड स्लो डाउन होगा तो हमें मालूम है भाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। जब स्पीड स्लो डाउन होगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी एनर्जी डिक्रीज। तो यहां पर लिखो एनर्जी विल बी डिक्रीजेस। जीरो वर्क डन क्या होता है इसके ऊपर भी हम खुल के बात किए थे। इसी डायग्राम में जीरो वर्क डन भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये बॉडी नीचे की ओर क्या लगाएगा भैया ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की ओर एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर मिलेगा फोर्स F(s) cos थीटा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ और यहाँ पर थीटा के जगह मैं पुट अप कर दूंगा 90 डिग्री और cos 90 डिग्री हमें मिलता है 0। क्या मिलेगा 0। तो इस प्रकार के वर्क डन को कहा जाता है जीरो वर्क डन। क्या बोलेंगे जीरो वर्क डन, यानी कि बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिया कोई भी वर्क नहीं किया जा रहा है। बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कोई भी वर्क डन नहीं किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में वर्क डन जीरो वर्क डन मिलेगा। जीरो वर्क डन के लिए जो हमारा एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ये ऑलवेज 90 डिग्री फॉर्म होगा। कितना डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी एक डायग्राम शो किया हूँ जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वर्क डन कितना किया जा रहा है 0 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना जनरेट हुआ भाई दोनों के बीच 90 डिग्री। अब जब वर्क डन 0 है यानी बॉडी पर कोई वर्क किया नहीं जा रहा है तो बॉडी का एनर्जी जैसे था वैसे रहेगा। एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि बॉडी स्पीड में आई ही नहीं, तो एनर्जी में चेंजेस होने की बात हम करेंगे ही नहीं। ठीक है। अब देखो आपको कुछ सिचुएशन में वर्क डन बता रहा हूं। देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, और इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की ओर फोर्स लगा के फेंक रहा हूं। ऊपर की ओर क्या लगा रहा हूं ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूं। लगा रहे कि नहीं लगा रहे, लगा रहे हैं, यस और नो। तो इस ऑब्जेक्ट पर मैं ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा हूं, यानी कि मैं फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूं और ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन मिलता है ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। कैसे वर्क डन पॉजिटिव। एंगल के हिसाब से बता दो भैया, तो एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगा तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो जो भी मैं फोर्स लगा रहा हूं और जो भी बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो हम दोनों के बीच, यानी कि मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स और ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनके बीच एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच फॉर्म हुआ है। तभी वर्क डन क्या मिल रहा है हमें पॉजिटिव वर्क डन। कैसे वर्क डन पॉजिटिव। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी क्योंकि वेलोसिटी धीरे से बढ़ी होगी शुरू में।
है ना, वो बात अलग है, ग्रेविटेशनल एनर्जी कम की होगी। अब मैं पूछूंगा इस ऑब्जेक्ट को जैसे मैं ऊपर फेंका तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे की ओर, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर की ओर। अगर मैं बात करूंगा इस ऑब्जेक्ट को फेंका तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुई ऊपर की ओर। तो इस कंडीशन में तुम्हें मिलेगा निगेटिव वर्क डन। कैसे वर्क डन, निगेटिव वर्क डन मिलेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पर आ रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इसी तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन मिलेगा ये तुम्हें फिर से पॉजिटिव वर्क डन देखने को मिलेगा। और जीरो वर्क डन का एग्जांपल तो हमें मालूम है कि कोई भी कूली होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सिर में रख के आगे बढ़ता है ना, तो क्या होता है इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है और हम आगे बढ़ते हैं, यानी कूली आगे बढ़ती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा कितना काम किया जाता है, उस पर जीरो वर्क डन किया जा रहा है। कूली जो बॉडी उठाया हुआ है, हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे ना, इस तरफ से कूली होता है ना, इस तरह से बोझा को अपने सिर में लेके चलता है, जिसका सिर क्या हो गया, सरफेस हो गया, सरफेस इस बोझे पर ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और कूली भाई साहब धीरे धीरे टुटू आगे बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो कूली भाई साहब का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इस बॉडी पर इस सरफेस जो इसका सिर है, इस सरफेस के माध्यम नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, दोनों के बीच 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो इस कंडीशन में बोला जाएगा कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स जीरो। समझ पाए इस बात को। एक और बात बता रहा हूं मैं, देखो सर्कुलर मोशन का टॉपिक हम पढ़े थे, तो सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं, मान लीजिए हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो मान लेते हैं पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रही है, और जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करती है तो पार्टिकल कहाँ डिस्प्लेस हो रही है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं हो रहा है क्या, इस कंडीशन में हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। और हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर एक्ट करता है ना, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करता है, सेंटर की ओर, और पार्टिकल डिस्प्लेस कहाँ हो रही है, इस डायरेक्शन में। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन किया जाएगा, जीरो वर्क डन, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना डिग्री का एंगल जनरेट हुआ, 90 डिग्री का। यस और नो। तो यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है ये एक्सेलरेटेड है, क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेटेड है। पार्टिकल एक्सेलरेटेड होने के बावजूद इस पर वर्क डन कितना किया जा रहा है, जीरो वर्क डन। पुली वाले केस में तो देखे थे, है ना, कि सिर पर समान था, या सुनो, लेकिन उसका जो बोझा था वो एक्सेलरेटेड था क्या, नहीं था, था क्या, फिर भी एक्सेलरेटेड नहीं था, तो यहाँ पर समझ में आ गया एक्सेलरेटेड बोझा नहीं है, तो मान लेते जीरो वर्क डन। लेकिन यहाँ पर देखो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर फॉर्म में, यानी पार्टिकल एक्सेलरेट है, एक्सेलरेटेड होने के बाद भी यहाँ पर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, जीरो। तो ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है ना, कि वर्क डन पेपर में ऐसा आ सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड होगा तो क्या वर्क डन जीरो हो सकता है, यस हो सकता है सर्कुलर मोशन में, किस फोर्स के थ्रू, सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पर हम नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिस्कस कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी जितने भी वर्क डन के ऊपर हम बात किए थे, ये जो भी वर्क डन मैं कैलकुलेट किया हूं, ये सब क्या था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इस सिस्टम पर बॉडी पर 50 न्यूटन फोर्स लगाया, बात खत्म थी, लगा दिया, मैं अप्लाई कर दिया, तो कौन सा फोर्स हो गया, ये कांस्टेंट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट किया इस सिचुएशन में, अभी हम कैलकुलेट किए थे, 10 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन इधर पीछे को रिएक्ट किया था ना, किया था। तो इस कंडीशन के लिए फ्रिक्शन फोर्स तो फिक्स हो गई, काइनेटिक वाली हो गई कि नहीं होगी, होगी। तो इस प्रकार के फोर्स के थ्रू जो वर्क डन किया जाएगा, ये कौन सा वर्क डन होगा हमारा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस फोर्स के रिस्पेक्ट में वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। हर कंडीशन में अलग अलग वर्क डन देखने को मिल सकता है एक बॉडी पर, उस बस शर्त यह है कि उस बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हो। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स,
इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा ना, यानी कि यहाँ पर तो फोर्स हमारा कांस्टेंट होता था, तो वर्क डन हमारा सेम मिलता था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फोर्स होगा ये वेरी करेगा, यानी कि फोर्स क्या होगा, चेंज होते जाएगा, फोर्स क्या होगा, चेंज होते जाएगा। फोर्स वेरी करेगा तो वर्क डन भाई वेरी करेगा, इसलिए इसका नाम है वर्क डन भाई या वेरिएबल फोर्स। फोर्स वेरिएबल है तो वेरिएबल हर दफा क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, ये हमारा सरफेस हो गया, यहां पर स्प्रिंग, ये हो गया फोर्स। तो यहां पर सरफेस से हम स्प्रिंग को लटका दिए हैं, ये हमारा स्प्रिंग का इनिशियल पोजीशन है। जैसे स्प्रिंग को मैं इधर क्या किया, पुल किया, क्या किया, स्प्रिंग को इधर मैं क्या किया, अपनी ओर पुल किया। ये फर्स्ट सिचुएशन था स्प्रिंग का, स्प्रिंग को जैसे पुल किया, स्प्रिंग का क्या हो गया, मेरी ओर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भैया, देखो स्प्रिंग तो यहाँ तक था, लेकिन स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से यहाँ तक हो गया। मान लेते स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x हो गया। स्प्रिंग का पोजीशन ऐसे था, जैसे स्प्रिंग पर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में स्प्रिंग का क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। देख सकते हैं पहले स्प्रिंग का पोजीशन है ये था, स्प्रिंग डिस्प्लेस हो गई, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो एक बात बताओ, अगर स्प्रिंग को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, एफ एक्सटर्नल फोर्स थे, तो क्या स्प्रिंग कोशिश नहीं कर रहा है क्या कि मैं वापस अपने पोजीशन में आ जाऊं, कर रहा है कि नहीं। जैसे ही इस फोर्स को मैं हटा दूंगा, पीछे की कोई ना कोई फोर्स काम करेगा और फोर्स स्प्रिंग को वापस इसके पोजीशन में ला देगा, तो उस फोर्स को बोला जाता है स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ये तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है और पीछे की ओर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स। तो जैसे इसको छोड़ती हैं, पीछे कोई ना कोई फोर्स स्प्रिंग को वापस उसके पोजीशन में ला देता है, तो ये फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होगा, एक्सटर्नल फोर्स इधर तो स्प्रिंग फोर्स इधर। तो देखिए स्प्रिंग फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। स्प्रिंग फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट। या सुनो, जैसे जैसे तुम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे क्या स्प्रिंग फोर्स नहीं कोशिश नहीं करेगा क्या पीछे को आने की, करेगा कि नहीं करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेरी करोगे तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, आपका वेरी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जैसे ही आप कांस्टेंट को हटाओगे तो यहां पर एक साइन लगेगा कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स है, तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। यहां पर हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे, माइनस इसलिए क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। फिजिक्स में साइन ये बताता है डायरेक्शन को कि स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन आपका एक्सटर्नल फोर्स का अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ एफ एस इक्वल टू के एक्स। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं फोर्स की जैसे जैसे वेरी करते जाऊंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेरी नहीं होगा क्या, और यहां पर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा इस सिचुएशन में, तो ये फोर्स हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अलग वर्क डन मिलेगा। जैसे स्प्रिंग वाले फोर्स को बढ़ाऊंगा मैं, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो यहां पर इस कंडीशन में जो भी वर्क डन फाइंड करते हैं तो बोला जाता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। स्प्रिंग के केस में जो भी वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो वर्क डन बाय क्या होगा, ये वेरिएबल फोर्स होगा, वेरिएबल फोर्स। ठीक है, जैसे कि देखिए स्प्रिंग फोर्स मैं आपको यहां पर दे दिया हूं 5 इंटू एक्स, क्या दे दिया मैं, 5 इंटू एक्स। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। एक्स की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, एक्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैंने 1 पुट अप कर दिया, क्या पुट अप कर दिया, 1 पुट अप कर दिया, तो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स कितना मिलेगा, 5 न्यूटन होगा, 5 न्यूटन होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, 1, यहां से तो डिस्प्लेसमेंट 1। तो यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट कर लो तो क्या मिलेगा, वर्क डन हमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना मिल जाएगा, जो भी मिलेगा 5 न्यूटन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। ठीक ना। या सुनो, वर्क डन में किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं ये भी बता देता हूं भाई। मैं इस एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट में वर्क डन फाइंड करूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर और एक्सटर्नल फोर्स इधर, तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा, cos 0 डिग्री 1।
अगर मैं स्प्रिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो इधर स्प्रिंग फोर्स, इधर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट 2 हो जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स हमें कितना मिलेगा, 5 × 2 10 न्यूटन मिलेगा। क्या मिलेगा, 10 न्यूटन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट आप वेरी करते जाओगे आपका स्प्रिंग वाला फोर्स भी क्या होते जाएगा, वेरी होते जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन में वर्क डन आपका क्या होगा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। देखो अभी जो स्प्रिंग का केस बताया था, यहाँ पे जो फोर्स वेरी किया था वो सिर्फ सिंगल एक्स डायरेक्शन में वेरी किया था ना। एक्स डायरेक्शन में मैं स्प्रिंग को खींच रहा था, स्प्रिंग को पुल कर रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में वेरी कर रहा था। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास फोर्स वेरी कर रहा था ये सिर्फ एक डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स वेरी कर रहा था। तो जरूरी नहीं है कि फोर्स सिर्फ एक डायरेक्शन में वेरी करे, फोर्स आपका 2 डायरेक्शन में भी वेरी कर सकता है और फोर्स आपका 3 डायरेक्शन में भी वेरी कर सकता है नहीं कर सकता, उस पर बात करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स को लेकर ग्राफ डायग्राम प्लॉट करेंगे। यहाँ पर मैं ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स, ये हो जाएगा पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट, वो जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट है, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट। इधर मैं क्या लूंगा, फोर्स। क्या लूंगा यहाँ पर, एफ एस, स्प्रिंग वाली फोर्स। दोनों की ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम फोर्स को वेरी करेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी वेरी होते जाएगा। होगा कि नहीं होगा। फोर्स वेरी करो, स्प्रिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट वेरी होगा। फोर्स को और खींचो, और ज्यादा जोर से स्प्रिंग को खींचो, डिस्प्लेसमेंट और बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सारे पॉइंट को लेकर हम क्या ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, क्या कर सकती है। शुरू में फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 न्यूटन, 2 मीटर। फोर्स लगाया 15 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर। फोर्स लगाया 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा 10 मीटर। तो अलग अलग फोर्स वेरी कर रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स को वेरी कर रहा हूँ, तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल रहा है। तो इस कंडीशन में मैं क्या प्लॉट करना चाहता हूँ, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा। ठीक है, मान लेते ग्राफ प्लॉट करने पर हमें ग्राफ ऐसे मिल गया। ग्राफ कैसे मिल गया हमें, ऐसा मिल गया। एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ मिल गया। मिल सकता है कि नहीं, ऐसा ग्राफ मिल सकता है भाई। सारे डिस्टेंस जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है स्प्रिंग का, जो भी फोर्स में लगाया हूं उनके बीच ग्राफ खींचो, ग्राफ कुछ भी मिल सकता है, कर्व भी मिल सकता है, स्ट्रेट लाइन कुछ भी मिल सकता है। ग्राफ ऐसे मिल गया हमें, मान चलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलो ये हमारा हो जाएगा स्प्रिंग का इनिशियल पोजीशन x1, ये हो जाएगा स्प्रिंग का फाइनल पोजीशन x2। होगा कि नहीं होगा। मैं छोटे सा एरिया के ऊपर बात करूंगा। मैं ना इस स्प्रिंग का छोटा सा स्ट्रिप ले लिया। मैं क्या ले लिया, ये जो कर्व था, ये कर्व किसका था, स्प्रिंग को हम डिस्प्लेस किए थे फोर्स लगा के, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ खींचा, तो ये कर्व हमें देखने को मिल गया। समझ पाए। चलो मैं इस ग्राफ का छोटा सा एक स्ट्रिप ले लिया, छोटा सा क्या ले लिया, स्ट्रिप ले लिया। मान लेते इस स्ट्रिप का जो ब्रीथ है, जो चौड़ाई है वो dx है। क्या है, जो चौड़ाई है dx है। देखो स्प्रिंग का एरिया फाइंड आउट करो। इसका क्या फाइंड आउट करो, एरिया। क्या फाइंड आउट करो, एरिया। ये जो स्ट्रिप लिए है ना, इस स्ट्रिप का हमें क्या फाइंड कर लेना, एरिया फाइंड करो। इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, क्या ये स्ट्रिप रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है, क्या है ना। तो स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पर कितना का ब्रीथ है भाई, dx का, और लेंथ ये वाली लेंथ है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे ये स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो फोर्स नहीं लगा होगा, क्या फोर्स नहीं लगा होगा, क्या बोलो, अरे लगा होगा कि नहीं होगा, फोर्स लगा होगा। तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगा भाई, F। तो ये भी कितनी हो गई, F। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ आपका हो जाएगा x और ब्रीथ हो जाएगा आपका dx। नहीं हुआ, क्या हुआ कि नहीं हुआ। और भैया हम तो इसको जानते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बन गया।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बन गया, और इसको तो हम स्पेशल नाम वर्क डन से जानते हैं। क्या जानते हैं? वर्क डन से। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया वर्क डन, क्योंकि हम तो जानते हैं भैया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहां आ जाएगा मल्टीपल में उसे हम क्या बोलेंगे? वर्क डन। तो यहाँ छोटे से स्ट्रिप का एरिया हमें क्या दे रहा है? वर्क डन। स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच हम एक ग्राफ खींचे और ग्राफ का छोटा सा एरिया कैलकुलेट किया, और छोटा सा एरिया हमें क्या दे रहा है? वर्क डन दे रहा है। क्या दे रहा है? वर्क डन। लेकिन ये जो वर्क डन आपको मिला है ये छोटे से स्ट्रिप का मिला है। कौन सी स्ट्रिप का? छोटे से स्ट्रिप का मिला है। और भैया हमें इस पूरे कंडीशन में वर्क डन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? पूरे कंडीशन में वर्क डन फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए आपने तो फॉर्मूला बता दिया था, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप बन गया था, तो लेंथ इंटू ब्रीथ का फॉर्मूला लगा दिया, लगा दिए। अब पूरे का मुझे एरिया कैलकुलेट करूंगा। अगर इस पूरे का मैं एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, इस पूरे का एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, इस पूरे का अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये पूरे का क्या मिल जाएगा मुझे? पूरा सिस्टम पर वर्क डन नहीं निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा ना। स्प्रिंग को मैं इस पोजीशन से खींचना स्टार्ट किया था, और स्प्रिंग को धीरे धीरे खींचते खींचते x2 पोजीशन मैंने लाके छोड़ दिया। यस और नो? स्प्रिंग को यहां से खींचना स्टार्ट किया x1 पोजीशन से, और x2 पोजीशन पर आकर मैं रुक गया। तो इस कंडीशन में जितने भी वर्क डन किया गया है वो पूरा x1 से x2 तक नहीं किया गया है। क्या किया गया है? तो छोटे सा स्ट्रिप का एरिया निकाला, तो यहाँ इस पार्ट का मुझे वर्क डन मिल गया, लेकिन मुझे पूरे पार्ट पर वर्क डन चाहिए, तो पूरे पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि ऐसा कर्व वाला शेप के लिए एरिया मैं फाइंड आउट करूं। हमें तो रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला मालूम है, क्यूब का मालूम है, स्क्वायर का मालूम। भैया ये शेप ही नहीं है, इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया का हमें मालूम नहीं है। तो यहां पर हमारा मदद करेगा इंटीग्रेशन। कौन हेल्प करेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। चीजों को क्या करना? जोड़ना। इंटीग्रेशन मेथड हमें सिखाती है चीजों को जोड़ना। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन मेथड से एरिया फाइंड आउट करना है तो इसके लिए तुम्हें छोटे से स्ट्रिप का एरिया मालूम होना चाहिए। कैसे स्ट्रिप का? अगर तुम्हें इंटीग्रेशन मेथड लगाना है यहाँ पर और एरिया फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेशन मेथड ये बोलती है कि मैं तुम्हें एरिया कैलकुलेट करके दे दूंगी, बस तुम छोटे से स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट कर लो। और छोटे से स्ट्रिप का जो भी एरिया आएगा, इसमें कहाँ से तुम स्टार्ट किए थे स्प्रिंग को खींचना और कहाँ पर स्प्रिंग को लाकर आप छोड़ दिए थे, उस लिमिट के अप्लाई कर दो, मैं आपको पूरा एरिया निकाल के दे दूंगी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो यहां पर देखिए इंटीग्रेशन कर देंगे हम एफ डी एक्स का। किसका? एफ डी एक्स का। यानी कि छोटे से जो एरिया, छोटे से स्ट्रिप का जो आप एरिया कैलकुलेट किए थे, इसी एरिया का क्या कर दो आप? इंटीग्रेशन कर दो। कहां से भाई? x1 से कहां तक कर दो आप? x2 तक इंटीग्रेशन कर दो। तो यहां पर आपको वर्क डन मिल जाएगा स्टार्टिंग से आपको फाइनल पोजीशन तक। समझ पा रहे हो? तो इंटीग्रेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस अनगणत कुछ भी शेप बना था, इसका फॉर्मूला नहीं था एरिया कैलकुलेट करने का, लेकिन इंटीग्रेशन मेथड मौजूद था और इंटीग्रेशन मेथड से छोटे से पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को लेके, तो पूरे पार्ट का तुम्हें क्या दे देगा? ये पूरे पार्ट का एरिया निकल गया, पूरे पार्ट का एरिया। इसे हम क्या बोलेंगे? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एरिया ग्राफ। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एरिया ग्राफ है कि नहीं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व है तुम्हें क्या दे रहा है भाई? एरिया दे रहा है। क्या दे रहा है? एरिया। और इसी एरिया का क्या नाम है? वर्क डन। ये वर्क डन नहीं हुआ क्या? ये टोटल एरिया हमें वर्क डन नहीं दिया क्या? दिया कि नहीं दिया? पहले भी हम इसके ऊपर बात किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। तुम्हारे पास सेकंड तरीका भी है कि पूरे कर्व का आप एरिया फाइंड आउट कर लो और जो एरिया होगा वही तुम्हारा वर्क डन होगा। तो क्या करो, ऐसे आप छोटे छोटे स्ट्रिप कैलकुलेट करो। ऐसे छोटे छोटे क्या बना लो? छोटे छोटे ऐसे स्ट्रिप बना लो और सब में रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सब में क्या कर दो? रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सारे स्ट्रिप को क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? सारी स्ट्रिप को ऐड कर दो। लेकिन इसके लिए तुम्हें सब चीज मालूम होना चाहिए, इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और हर कंडीशन में ये वाली फोर्स तुम्हें अलग अलग मालूम भी होनी चाहिए, तो ये डिफिकल्ट काम होगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन मेथड बेहद इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन मेथड चीजों को जोड़ना सिखाते, चीजों को क्या? जोड़ना। और डिफरेंशिएट मेथड चीजों को तोड़ना सिखाते, सेपरेट करना। ठीक है।
देखो यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स अभी बताया था, इसमें जो फोर्स वेरी हो रहा था ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स वेरी हो रहा था, यस और नो हो रहा था। तो जरूरी है कि फोर्स एक्स डायरेक्शन में वेरी करे। तुम्हारा फोर्स एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड, यानी कि 3D में तुम्हारा फोर्स वेरी कर सकता है। और 3D में फोर्स वेरी करेगा, उस कंडीशन में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को, बात करेंगे इस पर। ये हमारा ओरिजिन है। मान लेते यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट मूवमेंट करते करते इस पोजीशन पर आ गई। तो हम ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट पर क्या निकालते हैं भाई, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से बताया जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट का यहां से यहां तक पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ r1। यहां से यहां तक इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ऑफ r2। ये पार्टिकल यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुई है कि नहीं हुई है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है भैया, हम पहले बात किए थे वेक्टर ऑफ डेल आर इक्वल टू वेक्टर ऑफ r2 माइनस वेक्टर ऑफ r1। इतना का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखे थे ना, निकाल जहां पर तुम्हारा वेक्टर खत्म हुआ तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यहाँ का तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल गया ना। ये सारा चीज क्या है, 3D में बात कर रहे हैं। कहाँ पर, 3D में, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें सबकी वैल्यू मालूम है, वेक्टर ऑफ r1 की वैल्यू भी मालूम है हमें, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये जो पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल का, ये हवे में है, मान के चलो हवे में कोई पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो 3D में है ना, तो 3D में है तो x1 में भी कुछ डिस्टेंस है, y में भी कुछ डिस्टेंस है और z में भी कुछ डिस्टेंस है। होगा कि नहीं होगा, इस पार्टिकल का होगा। ये पार्टिकल 3D में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर आ गई तो x1 y1 z1 का डिस्टेंस नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ऑफ r2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक हो गया। अगर कोई बोलेगा भैया ओरिजिन से इस पार्टिकल का डिस्टेंस बता दो, तो मैं बता दूंगा। कैसे बताएंगे, हमें मालूम है, रूट ओवर करेंगे और हम कर देंगे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। ओरिजिन से इस पार्टिकल का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा डायरेक्ट। ये हम पहले वेक्टर चैप्टर में अच्छे से खुल के बात कर चुके हैं। अब हमें आरी बारी आ गई डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने की। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेक्टर ऑफ r2 माइनस वेक्टर ऑफ r1 होगा। और भैया हम इसको अच्छे से निकालना जानते हैं, क्या होगा भैया, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक का। ये हम पहले से अच्छे तरीके से पढ़े थे। देखो आप, क्या ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया तो क्या फोर्स नहीं लगा होगा, क्या लगा होगा ना, फोर्स लगा होगा, तभी तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक खींचा। और फोर्स जो भी लगा हो 3 डायमेंशन में लगा होगा। किस डायमेंशन में, 3D में लगा होगा, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट 3D में होगा तो फोर्स भी तो 3D में एक्ट करेगा ना। फोर्स हम ले लेंगे 3D में fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ध्यान से समझना, वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे बाय वेरिएबल फोर्स। तो क्या कर देना भैया, आप वेक्टर ऑफ f डॉट वेक्टर ऑफ dr। आप 3D में जो फोर्स है और 3D में जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वेक्टर ऑफ dr, इनका क्या कर दो, आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपका वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर भाई जब स्प्रिंग की केस था तो वहाँ पर x डायरेक्शन में फोर्स वेरी किया था, यहाँ पर x डायरेक्शन में भी फोर्स वेरी कर रहा है, y में भी कर रहा है और z में भी कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या, कर रहे ना। पार्टिकल मूवमेंट यहाँ पर था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, अलग अलग तीनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, x में, y में, z में, तीनों डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है। तो फोर्स वेरी हो रहा है तीनों डायरेक्शन में, कहाँ पर, तो ये भी क्या हो गया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स 3 डायमेंशन में। ये तीनों डायमेंशन में फोर्स वेरी कर रहा है, या सुनो। तो पूरे कंडीशन का वर्क डन फाइंड करना है तो क्या कर देना, आप इंटीग्रेशन कर देना। क्या कर देना, इंटीग्रेशन। चलो देखो वेक्टर ऑफ, देखो यहाँ पर वेक्टर ऑफ डेल आर इक्वल टू क्या है, ये निकाले हम लोग। देखो हम जानते हैं वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप।
होगा कि नहीं होगा? तो वेक्टर ऑफ डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। नहीं होगा क्या? इंटीग्रेशन मेथड में छोटे से पार्ट की बात करते ना, यस और नो? यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है पूरे का है, यस और नो? तो छोटे से पार्ट पर बात करेंगे तो क्या करेंगे, सब में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, सबको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो डी एक्स डी आर वेक्टर ऑफ डी आर डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो वेक्टर ऑफ डी आर की वैल्यू भी पता चल गया, फोर्स की वैल्यू भी पता चल गया कि नहीं चल गया? चल गया। समझ पाए इस बात को? ठीक है, ये पूरे रीजन का था और डिफरेंशियल फॉर्म में ये लिखे स्मॉल चेंज करके। ठीक है, फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। यहां पर हम क्या करें भाई, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। देखो ये इंटीग्रेशन फोर्स की वैल्यू हमें मालूम है। देखो यहां पर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वेक्टर ऑफ डी आर। वेक्टर ऑफ डी आर की वैल्यू कितनी है भाई, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। या सुन मल्टीप्लाई कर दो भाई, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट हमें मालूम है आई और आई का होगा जे और जे का होगा के और के का होगा, बाकी का तो जीरो मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा भैया, हमें एफ एक्स डी एक्स मिलेगा प्लस एफ वाई डी वाई मिलेगा प्लस एफ जेड डी जेड मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। चाहते हो तो भैया आप सेपरेट भी कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो आप, सेपरेट कर दो, यानी कि इंटीग्रेशन को सब में बांट दो। तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। तो वर्क डन निकल गया भाई एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में अगर तुम्हारा फोर्स वेरी करेगा तब के सिचुएशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3D में दिया होगा या 2D में दिया होगा। अगर 2D में दिया होगा, 2D में वर्क डन फाइंड करने बोलेगा तो ये पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा। ये दोनों पार्ट से आप कैलकुलेट कर लेना। या सुनो, समझ पाए? चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर हमें फोर्स दिया गया है 6x आई कैप प्लस 2y जे कैप। अब बोल रहा है कि जो बॉडी है ये डिस्प्लेस हुई है वेक्टर ऑफ r1 टू वेक्टर ऑफ r2। यहाँ पर फाइंड करना है वर्क डन बाय द वेक्टर ऑफ एफ फोर्स। यहाँ पर तुम्हें दो डायमेंशन में फोर्स वेरी कर रहा है, एक एक्स डायमेंशन में फोर्स वेरी कर रहा है और एक फोर्स तुम्हारा वाई डायमेंशन में वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी कि फोर्स 2 डायमेंशन में वेरी कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन किया जाएगा इसको कैलकुलेट करना है। ये सवाल है, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का है, चीजों को देख के पता चल जा रहा है। यस और नो? चलो तो सॉल्व करने के तरीके क्या है, देखो सॉल्यूशन। हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है 6x आई कैप प्लस 2y जे कैप। या सनो, या सनो वेक्टर ऑफ, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, अभी हम लिखे थे ना 6x आई कैप प्लस fx आई कैप प्लस fy जे कैप। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है। बोलो या सनो, नहीं होता कि नॉर्मल फॉर्म। fx की वैल्यू कितनी है 6x, fy की वैल्यू कितनी है भाई 2y। कंपेरिजन करेंगे, ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। ये नॉर्मल फॉर्म था ना अभी जो हम पढ़े थे, और इस फॉर्म में जो क्वेश्चन में दिया है, हमें दिया गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ r1। कहां से कहां तक दिया भाई? हमें 3i कैप प्लस 8j कैप। और कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका फाइनल पोजीशन भी दिया गया है 5i कैप माइनस 4j कैप तक बॉडी डिस्प्लेस हुई। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना भाई। अभी तो आप बताए थे ना वर्क डन का फॉर्मूला बेहद आसान था। आप वर्क डन का फॉर्मूला बताए थे एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। आपने ये फॉर्मूला भी हमसे शेयर किया था, है ना? जब 2 डायमेंशन में फोर्स दिया होगा तो यहाँ तक सिस्टम को चलाना है, 3 डायमेंशन दिया होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड भी लिख देना है। चलो बात यहाँ तक तो रह गई, चलो कोई टेंशन नहीं। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई? हमारे पास देखो 6x है। कितनी है? 6x। अब ये हो जाएगा dx हो जाएगा। यस और नो? हो गया? यस और नो? अब बॉडी कहां से कहां तक डिस्प्लेस हुई है? x में। मैं बात कर रहा हूं बॉडी
एक्स में कहां से कहां तक डिस्प्लेस हुई, क्योंकि यहाँ पर जो भी फोर्स है एक्स का है, डिस्प्लेसमेंट कौन से में हो रहा है भाई, एक्स में हो रहा है ना, तो कहां से कहां तक डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये एक्स का नहीं होता है क्या वेक्टर, अब ये क्या होता है एक्स आई कैप नहीं लिखते क्या, इसको नहीं लिखते क्या, बताओ मुझे, x1 आई कैप y1 जे कैप नहीं लिखते हैं क्या, बताओ मुझे, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, अरे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। ये क्या होता है x2 आई कैप माइनस y2 जे कैप, नहीं होता क्या बोलो, अरे होता है कि नहीं होता है, होता है। तो x में डिस्प्लेस हो रहा है, कहां से कहां तक हो रहा है, x में डिस्प्लेस हो रहा है आपका 3 से 5, कहां से देखो x1 3, x2 कितना 5, यानी कि डिस्प्लेस होना चालू हुआ है इनिशियल पोजीशन 3 से, x में 3 से, और x2 में कहां तक डिस्प्लेसमेंट हो जाके रुक गया फाइनल में 5 से। तो लिमिट लगा दिए कि नहीं लगा दिए भाई, x में कितना डिस्प्लेस हुआ इनिशियल से फाइनल, तो टोटल निकल जाएगा ना वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, नहीं निकलेगा क्या x में, ऐसे तो अभी हम किए थे ना स्प्रिंग के केस में, नहीं किए थे क्या, किए थे। एफ वाई की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2y, तो ये dy, यस और नो, फोर्स y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट y में कहां से कहां तक हुआ, y में डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 से -4, 8 से -4, y में डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पोजीशन 8 था और फाइनल पोजीशन कहाँ हुआ -4 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब भैया इंटीग्रेशन करना हम तो बहुत बारीकी से जानते हैं, अच्छे से हम सीखे थे, कर देती है ना, ये हमारे लिए बेहद आसान काम है, ठीक है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हैं भाई, इंटीग्रेशन है ना, इस सेक्शन में देखिए जो भी कांस्टेंट पार्ट होता है पहले इंटीग्रेशन से सेपरेट कर दिया करो, क्या कर दिया करो, इंटीग्रेशन से सेपरेट कर दिया करो, ठीक है ना। अभी लर्नर हो तो आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है, चीज़ों को आसानी से धीरे धीरे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे और चीज़ों को वैसी की वैसी हम यहाँ पर लिख देंगे, यस और नो लिखेंगे ना, लिख देंगे, ये हो जाएगा। जो भी कांस्टेंट टर्म होगा इंटीग्रेशन से अब बाहर कर देना, जब आप लर्नर हो, जब सीख रहे हो, इस कंडीशन में ये हो जाएगा 6। अब ये इंटीग्रेशन करेंगे हम x का, किसका इंटीग्रेशन, x का। इंटीग्रेशन जब आप कर दोगे ना तो इंटीग्रेशन साइन रिमूव हो जाता है, याद रखना ये बात। इंटीग्रेशन का हम फॉर्मूला पढ़े थे, इंटीग्रेशन का हम फॉर्मूला पढ़े थे भैया, देखो x की पावर n होता है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है कि वेरिएबल की पावर में जितना होगा उसमें आपको 1 ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, n था 1 ऐड कर दो, जो भी पावर ऊपर में होगी इस पावर को फोटो कॉपी करके आप डिनोमिनेटर में लिख दो, कहाँ लिख दो, सॉरी यहाँ पर 2 लिख दिया, ये इंटीग्रेशन हो गया। तो पावर में 1 ऐड करो, पूरा पावर को आप नीचे में लिख दो, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। चलो तो पावर में 1 है ना भाई, पावर में कितनी है, 1 है, यस। तो पावर में आपको क्या करना है, सिर्फ 1 ऐड करना है, तो 1 में आप 1 ऐड करोगे तो पावर 2 नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना। जो पावर होते इसको नीचे लिख दिया करो, बोला था। इंटीग्रेशन हो गया ना, बस हो गया, तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, तुम्हारा काम हो गया खल्लास। लिमिट का काम बाकी है, तो लिमिट इंटीग्रेशन हट गया तो लिमिट को आप इस डब्बे के राइट साइड में अप्लाई करना है, राइट साइड में ऐसे लिख देना है, ऐसे ही आपको रेक्टेंगल से में डब्बा बनाना है, फिर प्लस हो जाएगा 2, ठीक है भैया। आपने अभी अभी तो बताया था इंटीग्रेशन करना, यहाँ x है तो इसकी जगह यहाँ पर क्या आ गया भैया, y आ गया, फॉर्मूला तो सेम रहेगा भाई, रहेगा कि नहीं रहेगा। पावर में 1 ऐड कर दो, पावर पहले से 1 था तो y की पावर 2 हो जाएगा भैया, जो पावर होती है वही हम नीचे में भी लिखते हैं, अभी आपने बताया था बारीकी से। इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन साइड यहाँ हट गया, जो लिमिट होता है इसको रेक्टेंगल डब्बे के राइट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि लिमिट अप्लाई नहीं किए हम, हो गया। अब बात आ गई लिमिट को अप्लाई करने की, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 6, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि टॉप वाला लिमिट को पहले लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट को लिखेंगे, अपर लिमिट बोलेंगे इस कंडीशन, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, ठीक है। तो लिमिट कहाँ पर जाएगा भाई, वेरिएबल पर जाएगा ना, कहाँ जाएगा, वेरिएबल, क्योंकि ये क्या था 3 और 5, 3 और 5 तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था x डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो जो लिमिट जाएगा 5 ये डिस्प्लेसमेंट में ही तो जाएगा ना। तो अपर लिमिट x के प्लेस में क्या रख दो, अपर लिमिट 5 को रख दो, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा कि नहीं होगा, नीचे में 2 है तो ये हो जाएगी 2। अपर लिमिट हो गया, अब माइनस लगाना है, और लोअर लिमिट आपके पास 3 है, तो 3 को भी x की जगह पुटअप करेंगे ना भाई, जो वेरिएबल होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9/2, ये पहला पार्ट हो गया भैया।
प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 2, लिमिट अप्लाई कर दो। अपर लिमिट है -4, तो -4 का स्क्वायर 16/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 8 है और 8 का स्क्वायर 64/2। देखो देखो लिमिट भी अप्लाई कर दी कितने अच्छे तरीके से, शानदार, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको अब, 6 हो जाएगा ये। 25 में 9 माइनस कर दो, 25 में क्या कर दो 9 माइनस कर दो, आपको कितना मिलेगा भाई, 25 में 9 माइनस कर दोगे तो 16 मिलेगा। कितना मिलेगा 16 डिवाइड बाई हो जाएगा 2 प्लस 2, 16 माइनस 64, 64 में क्या माइनस कर दो 16 माइनस कर दो, कितना आएगा भाई जल्दी माइनस करो, 64 में 50 आएगा, तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा ये -50 आएगा ना, माइनस में आएगा, -50/2 हो गया। सॉल्व कर दो तो देखो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 6 8 जा 48 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, गलत कर दे होगा यार, आंसर 0 आई है कर, 25 में माइनस ये 48 से में भी 48 आना चाहिए, -4 से 8 है, गलत गलत घटा ना, 48 आई ना। तो यहाँ पर चीज़ों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखो इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर प्लस का 48 माइनस, इस रीजन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 48, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पर हमें वर्क डन कितना मिल जाएगा भैया, यहाँ पर हमें वर्क डन मिल जाएगा 0। तो इस कंडीशन में, ऐसा कंडीशन में आपको सॉल्व इसी तरीके से आपको करते जाना है। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर हमें फोर्स दिया गया 2 डायमेंशन में और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम पॉइंट टू -1,5। हमें यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है गिवन फोर्स, तो कैसे करेंगे, अभी अभी तो आपने बताया था भैया, या सुनो Fx dx इंटीग्रेशन ऑफ Fy dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Fx की वैल्यू हमारे पास कितनी है भैया, x हो गया, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Fy की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2y हो गया dy। देखो यहाँ पर ये हमारा क्या होता है भाई, 10 में पढ़े थे ना कोऑर्डिनेट, x1 y1 x2 y2, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो x एक्सिस में डिस्प्लेस हो रही है ना, तो बॉडी x में कहाँ से डिस्प्लेस होना स्टार्ट हुई 2 से इनिशियल से, और फाइनल कहाँ पर -1, तो 2 - 1। y का डिस्प्लेसमेंट 3 से 5, 3 से 5 हो गया। इंटीग्रेशन कर दो, क्या मिलेगा x² / 2 -1 2 प्लस y² / 2, 2 से 2 कैंसल, तो हमें क्या मिलेगा भैया y², 3 और ये 5, लिमिट अप्लाई कर दो, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2 प्लस अपर लिमिट 5 का स्क्वायर 25 माइनस लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सॉल्व कर दो, 1 - 4 -3/2 हो जाएगा, 25 - 9 16, या सुनो 2 से 2 कैंसिल हो चुका है ना, यहाँ का इंटीग्रेशन करूंगा तो y की पावर 2 आएगा, और 2 नीचे में भी आएगा ना, तो 2 से ही 2 उड़ा दिया मैं, तो y की पावर 2 बस आया। समझ पे इस बात को, अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको, तो कितना मिलेगा -3 प्लस (2) -29/2, ये हो गया, ठीक है।